नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। सेबी की मीटिंग होने जा रही है 12 सितंबर को। 12 सितंबर को सेबी की मीटिंग है और इस मीटिंग में काफ़ी कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं बाजार से जुड़े हुए। और इस बार जो बदलाव होंगे वो सारे ही पॉजिटिव हैं, आईपीओ मार्केट से लेकर सबके लिए। एक एक करके आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं बिना किसी देरी के। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 12 सितंबर को ये बोर्ड की मीटिंग है जहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चर्चा का विषय बनेगा कि अपना व्यापार करने के लिए क्या क्या आसानी कर सकती है सेबी, वो आसानी करेगी। सबसे पहले यहाँ मेगा आईपीओज में हिस्सा बिक्री के नियम आसान किए जाएंगे। इसका क्या मतलब है? आप सभी को पता है अभी एक सेबी का रूल है कि किसी भी कंपनी में 75% से ज़्यादा स्टेक प्रमोटर्स ओन नहीं कर सकते हैं। हाँ, सरकारी कंपनियों में करते हैं बहुत सारी, बट जो 75% वाला नियम है वो नियम है जब आप बाजार में लिस्ट हो जाओगे तो लिस्टिंग के 3 साल के अंदर आपको 25% फ्री फ्लोट में रखना है। यानी कि प्रमोटर्स मैक्सिमम कैन होल्ड अप टू 75% स्टेक इन देयर कंपनी। 25% में एफआईडीआईज और रिटेल रहेगी ही रहेगी, यानी पब्लिक। तो कभी कभार क्या है, बहुत बड़ी कंपनी बाजार में उतर जाती है। अब उसका इतनी इजीली क्या है ना, जो स्टेक को कम करना होता है इतनी इजीली नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल के रूप में LIC, अब देख लो ये 3.5% का आईपीओ आया था, उसके बाद से लेकर अभी तक 96.5% सरकार के पास ही है। हालांकि सरकारी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, नहीं कर पाई है स्टेक अभी तक कम। फिर क्या इनके ऊपर 3 साल तक ओवरहैंग रहता है कि यार स्टेक कम करना है। बड़ा इन्वेस्टर आता नहीं कि ये तो OFS लेके आएगा। अब LIC में तो इतना बड़ा स्टेक कैसे कम करते, इतना बड़ा आईपीओ, इतना बड़ा OFS हो जाता, तो वो बहुत दिक्कत होती है। इतनी आसानी से बायर नहीं मिलता है। अभी रिसेंटली क्या है कि Hyundai मोटर्स का एक बहुत बड़ा आईपीओ आया और अभी भी प्रमोटर्स की बात करें तो 82% ओन करते हैं। ये तो प्राइवेट है, इन्हें तो 7.5% घटानी ही घटानी है 3 साल के अंदर अंदर। तो 7.5% कोई छोटा नहीं है। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, समझ रहे हो बात को? तो करीब 14-15 हजार करोड़ का हो गया ये आपके लिए। तो 14-15 हजार करोड़ का इशू इतनी आसानी से तो OFS आएगा, इतनी आसानी से तो बायर मिलेगा नहीं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, स्टॉक के ऊपर प्रेशर बनाती हैं। तो यहाँ पे सेबी कह रहा है कि जो बड़े आईपीओ हैं उनको समय सीमा और एक्स्ट्रा दी जाएगी। जो अभी 3 साल की है वो समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, जो काफी पॉजिटिव होगा। साथ ही साथ एंकर बुक में इंश्योरेंस पेंशन फंड को भी शामिल करने पर विचार होगा। अभी एंकर बुक में क्या है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर या फिर कोई बड़ा ग्रुप आता है, लेकिन अब क्या है कि इंश्योरेंस और पेंशन फंड भी एंकर बुक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब आईपीओ आता है तो एंकर बुक भी आती है, तो एंकर बुक में ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी शेयर्स को खरीद सकते हैं। तो ये एक और एडिशनल पॉजिटिव फिगर होगा आईपीओ के लिए। आईपीओ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को नई रेटिंग की जिम्मेदारी संभव। अभी जो क्रेडिट रेटिंग कंपनियां हैं अभी क्या करती हैं, स्टॉक पे कंपनी पे रेटिंग वगैरह देती हैं। आगे चलकर ये और चीजों पे भी रेटिंग्स जारी कर पाएंगी, तो इनके लिए क्या है, बिजनेस और बड़ा हो रहा है। तो ये इनके लिए काफी पॉजिटिव है। रेटिंग कंपनियों में आप सभी को पता है हमारे देश में केयर है, क्रिजिल है, इकरा है, ये बड़े नाम है। आगे REITs एंड इनविट्स को भी इक्विटी का दर्जा देने पर विचार हो सकता है। इन दोनों को अगर इक्विटी का दर्जा दिया जाएगा तो फिर इनके लिए भी पॉजिटिव होगा। इन्हें म्यूचुअल फंड वगैरह में कहीं ना कहीं शामिल किया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, फंड फ्लोज आ सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन में बड़े बदलाव पर विचार होगा। तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा विचार संभव है। तो ये एक और नियम आ सकता है। अब इसको लेकर पता नहीं कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, देखना होगा। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के लिए नई गाइडलाइन आ सकती हैं। तो ये आपके लिए रजिस्ट्रार वगैरह जो हैं, एजेंट्स जो हैं, इनके लिए नई गाइडलाइन आ सकती हैं। तो ये मेरे को लगता है पॉजिटिव है और अपडेट अच्छी है। देखते हैं क्या आती हैं क्या नहीं आती हैं। एक्सचेंज से जुड़े गवर्नेंस के नियम और सख्त हो सकते हैं। तो एक्सचेंज से जुड़े गवर्नेंस, ये एक्सचेंज से जुड़ी चीज़ें थोड़ी कठिन हो सकती हैं। तो शायद वो नेगेटिव स्टार्टिंग में लगे, लेकिन इवेंचुअली तो जब भी कोई गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ आती है तो वो पोजिशनली पॉजिटिव ही होती है। तो ये कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है ध्यान में डेफिनेटली दी जाएंगी। एक
आगे देखा जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशल AIF का प्रस्ताव है, बट वो छोड़ देते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए आसान नियमों पर विचार, तो जो बाजार से जुड़े हुए एडवाइजर्स हैं उनके लिए कुछ ईजी रख करा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। रिसर्च एनालिस्ट के लिए भी आसान नियमों पर विचार हो सकता है, तो जो RA होते हैं इनके लिए भी कुछ पॉजिटिव आ सकता है। रेजिडेंट इंडियन के FPA पार्टिसिपेशन आसान करने पर भी विचार होगा। तो ये बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो कि काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं और पॉजिटिव होंगे आगे चलकर पूरा शेयर बाजार के लिए। तो 12 सितंबर दिन बड़ा है, देखते हैं क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है और क्या क्या डिटेल्स आती हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। मेरे को लगता है इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को फायदा हो सकता है अगर आ गया तो एक रेटिंग कंपनियां, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड डायरेक्ट आ सकता है, और दूसरा आपके लिए इम्पैक्ट आ सकता है ये रिट्स और इनविट्स पे, और तीसरा ब्रोकिंग और एक्सचेंज में आपका BSE और ब्रोकिंग में आपकी सारी ब्रोकिंग कंपनियां अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। बट इन दोनों के लिए क्या है कि वो वन डे वंडर या वन डे वॉस्ट होगा। बाकी इनविट और रिट्स के लिए या फिर रेटिंग एजेंसीज के लिए, इनके लिए थोड़ा पोजिशनल भी पॉजिटिव होगा अगर आ गया तो। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।